और अब हम टॉपिक नंबर 4.3 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम बॉम्बे को ही डिस्कस करेंगे। और इसमें हम बॉम्बे के हाउसिंग और उसके नेबरहुड्स के बारे में जानेंगे, यानी कि बॉम्बे के जो लोग थे वो किस तरीके हाउसेस में रहते थे और उनके उनके सोसाइटी का माहौल कैसा था, नेबरहुड कैसा था, इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक बात आपको नोटिस करनी चाहिए कि हम जब लंदन की बात करते हैं या फिर किसी और जगह की बात करते हैं तो वहाँ हमने देखा कि काफ़ी संख्या में लोग दूसरी जगह से आए और सिटी जो थी वो काफ़ी क्राउडेड हो गई, काफ़ी वहाँ भीड़ भाड़ हो गया। लेकिन लंदन के मुकाबले जब हम बॉम्बे की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, तो बॉम्बे जो है लंदन के मुकाबले या किसी भी यूरोप के सिटी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड थी शुरुआत से ही। जब आप एक तरीके से कंपेरिजन अगर हम करें तो 1840 में अगर हम कंपैरिजन करें बॉम्बे और लंदन को, तो लंदन में रहने वाले व्यक्ति के पास एवरेज स्पेस था 155 स्क्वायर यार्ड्स, यानी 155 स्क्वायर गज। वहीं अगर कोई व्यक्ति बॉम्बे में रहता है तो उसके पास एवरेज स्पेस था 9.5 स्क्वायर गज। तो इस बात से ये पता चलता है कि बॉम्बे में डेंसिटी लोगों की कितनी ज़्यादा थी, लोगों एक छोटे से इलाके में कितने ज़्यादा लोग रहते थे। और अगर एक और कंपैरिजन अगर हम करें तो 1872 में जब लंदन में एक घर में करीब 8 लोग रहा करते थे, उसी समय में बॉम्बे में एक घर में करीब 20 लोग रहा करते थे। और शुरुआत के दिनों से ही बॉम्बे ऐसा नहीं है कि उसे किसी प्लान के तहत या फिर किसी प्लानिंग के तहत बनाया गया, नहीं, लोग आते गए, लोग बसते गए, शहर बनता गया और इसी तरीके से पूरा बॉम्बे जो है वो डेवलप हुआ है। बॉम्बे के ऊपर किसी भी तरीके का प्लान नहीं बनाया गया है, किसी भी तरीके का हाउसिंग स्कीम या फिर सिटी को डिज़ाइन करने का कोई चीज़ नहीं किया गया है। और इसमें से खास एक स्पेशल इलाके की बात करें तो स्पेशल इलाका था वो था फोर्ट एरिया, जहाँ पर काफ़ी सारे गार्डन्स थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। और बॉम्बे फोर्ट एरिया जो था वो एक तरीके से 1800 में पूरे शहर का सेंटर हुआ करता था, या फिर हम कह सकते हैं पूरे शहर का हार्ट हुआ करता था। और ये जो इलाका था ये डिवाइडेड था नेटिव टाउन में, जहाँ पर इंडियंस रहा करते थे, और एक वाइट सेक्शन में जहाँ पर यूरोपियन रहा करते थे, जिसे कि यूरोपियन सेक्शन भी कहा जाता था। तो देखिए इसके साथ ही एक यूरोपियन सब अर्बन इलाका भी डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल जोन भी डेवलप हुआ उसके साथ ही नॉर्थ फोर्ट सेटलमेंट एरिया के नॉर्थ इलाके में। और इसके साथ ही ऐसा ही एक सबअर्बन और कैंटनमेंट जो है वो साउथ में डेवलप हुआ। और ये जो रेशियल पैटर्न था, यानी इंडियंस के लिए अलग घर, यूरोपियंस के अलग घर, ये जो चीज़ था ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ बॉम्बे में ये चीज़ अप्लाई किया गया था या चलता था। ये आपको सभी प्रेसिडेंशियल सिटीज़ में आपको मिल जाता, चाहे वो कोलकाता हो या फिर चेन्नई हो या फिर बॉम्बे हो। और जैसे जैसे सिटी का डेवलपमेंट हुआ, और सिटी का डेवलपमेंट काफ़ी जल्दी जल्दी हुआ और बिना किसी प्लानिंग के हुआ, तो जो हाउसिंग का जो प्रॉब्लम था और वाटर सप्लाई का जो प्रॉब्लम था वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। यानी कि लोग बहुत ज़्यादा आ गए छोटे से इलाके में और रहने लगे, लेकिन उनके पास प्रॉपर हाउसिंग की सुविधा नहीं थी, घर की सुविधा नहीं थी, और उनके पास किसी भी तरीके का वाटर सप्लाई मौजूद नहीं था 1850s के मिड तक। और जैसे जैसे टेक्सटाइल मिल्स आने लगे मुंबई में, तो इसने एक तरीके का बॉम्बे के हाउसिंग के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रेशर डाला, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे आसपास के जिलों से, आसपास दूसरे राज्यों से आते थे वहाँ पर काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, लेकिन उनको रहने के लिए किसी भी तरीके की हाउसिंग की व्यवस्था नहीं थी, सुविधा नहीं थी। इस तरीके से बॉम्बे में हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर लोगों को रहने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। तो देखिए एक बात यहाँ पर आपको नोट करनी चाहिए कि हाउसिंग की जो परेशानी थी वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए थी, काम करने वाले लोगों के लिए थी। अगर हम अमीर लोगों की बात करें, चाहे वो यूरोपियन ऑफिसर्स हों या फिर जो दूसरे अमीर लोग हैं जैसे रिचर पारसी, मुस्लिम या फिर अपर कास्ट के ट्रेडर्स या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे बॉम्बे में रहा करते थे, ये बड़े बड़े बंगले में रहा करते थे। ऐसा नहीं था कि इनको हाउसिंग की कोई शॉर्टेज थी, कोई प्रॉब्लम थी, नहीं, इनके लिए किसी भी तरीके का शॉर्टेज नहीं था हाउसिंग का या फिर किसी भी चीज़ का। और इसके मुकाबले अगर दूसरे लोगों की बात करें जो कि गरीब थे या फिर जो मजदूर थे, उनकी संख्या करीब 70% थी। यानी बॉम्बे की 70% आबादी जो थी, जो काम करते थे किसी फैक्ट्री में या फिर किसी और जगहों पर, वो चॉल्स में रहा करते थे। बॉम्बे के चॉल्स, आपने नाम सुना होगा चॉल के बारे में। तो देखिए तो जैसे जैसे वर्कर जो थे वो अपने कामों में जाते थे, तो 90% जो वर्कर्स थे मिल वर्कर्स के, उनको रखा गया था गिराऊं में। ये एक मिल विलेज था जो कि करीब 15 मिनट दूर था, करीब जो मिल्स होते थे उनसे। और अब चॉल्स की बात करते हैं, तो देखिए चॉल जो थे वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होते थे, यानी कई तलों में होते थे, कई फ्लोर के होते थे, और जिनको कि करीब 1860s के आसपास से बनाना शुरू कर दिया गया था। और ये मेनली बनते थे नेटिव इलाके में, यानी
जो ऊपर हमने बात की कि जो सिटी था उसका एक नेटिव हिस्सा था, एक यूरोपियन हिस्सा था। तो ये जो बिल्डिंग्स थे, चॉल्स थे, ये नेटिव हिस्सों में बनते थे और ये बिल्डिंग बिल्कुल वैसे ही होते थे जैसे लंदन में हमने टेनमेंट्स की बात की थी। यानी एक तरीके से अनसेफ होते थे, वहाँ पर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती थी, साफ़ सुथरा नहीं होता था, इस तरीके की बात होती थी। और ये जो बिल्डिंग्स होते थे, ये हाउसेज होते थे, ये मेनली इनके मालिक होते थे प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स, जैसे कि ये मर्चेंट्स भी हो सकते थे, बैंकर्स भी हो सकते थे, या फिर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकते थे, जो कि बहुत ही जल्दी में पैसा कमाना चाहते थे। और उन लोगों से, जैसे जो माइग्रेंट्स आते हैं काफ़ी परेशान होते हैं या हड़बड़ी में होते हैं घर के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, उनसे ये जल्दी में पैसा निकालना चाहते थे। तो देखिए, जितने भी चॉल्स होते थे, ऐसा नहीं है कि शायद अभी भी चॉल्स मुंबई में होते हैं, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं मुंबई में नहीं रहता हूँ। तो चॉल्स जो होते हैं उनमें छोटे छोटे एक रूम के टेनमेंट होते हैं, एक रूम के कमरे होते हैं, जहाँ पर उनके पास कोई भी प्राइवेट टॉयलेट नहीं होता है और उन सभी को एक पब्लिक टॉयलेट शेयर करना पड़ता है, उसी को वो यूज़ करते हैं अपने कामों के लिए। और देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है कि इतना ही, ऐसा नहीं है कि इतना ही में बात खत्म हो गया। तो एक रूम जो है उसमें भी बहुत सारे लोग एक साथ रहा करते थे, एक टेनमेंट में बहुत फैमिलीज रहा करते थे। और जो सेंसस था 1901 का, वो रिपोर्ट करता है, वो बताता है कि जो मुंबई का पॉपुलेशन था 80% उसमें का उसका पॉपुलेशन जो था वो एक रूम के टेनमेंट में रहता था। और जो एवरेज नंबर था लोगों का, एक कमरे में रहने वाले लोगों का, वो था 4 से 5। और इसके बाद एक और चीज़ थी कि जो रेंट थे वो काफ़ी हाई होते थे, इस वजह से जो वर्कर्स थे वो अपना रूम को शेयर करते थे, अपने घर को शेयर करते थे। या तो वो अपने रिलेटिव के साथ घर को शेयर करते थे या फिर अपने कास्ट के, अपनी जाति के दूसरे लोगों के साथ शेयर करते थे। और लोग जो थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने घर ले लिया तो काफ़ी खिड़की खोल ली, काफ़ी साफ़ सुथरा, ऐसा नहीं था। उनका जो घर होता था वो ऐसे इलाके में होता था जहाँ पर बहुत गंदगी होती थी, या तो बहुत गटर होते थे, या फिर नालियाँ होती थी, या फिर जो भैंस होते उनके तबेले होते थे। इस वजह से उनको अपनी खिड़की जो है वो हमेशा बंद करके रखते थे वो, क्योंकि बदबू बहुत आती थी इस परेशानी की वजह से। तो देखिए, तो ऊपर हमने देखा कि वाटर का जो प्रॉब्लम था वो भी काफ़ी ज़्यादा था मुंबई में। वाटर के प्रॉब्लम होने की वजह से लोग जो थे वो सुबह में पानी लेने के लिए एक दूसरे से काफ़ी लड़ाई भी किया करते थे। लेकिन इसके अलावा भी जो ऑब्जर्वर्स थे उस समय जो ऑब्जर्व करते थे, उन्होंने पाया कि इसके बावजूद, पानी नहीं होने के बावजूद, उनके जो घर होते थे वो काफ़ी साफ़ सुथरे होते थे, काफ़ी क्लीन होते थे। तो देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो होम्स थे, यानी घर थे, वो काफ़ी छोटे छोटे होते थे, एक रूम के होते थे। तो इस वजह से जो स्ट्रीट, सड़कें होती थी या फिर आसपास के जो इलाके होते थे, उनको बहुत तरह के एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे खाना पकाने के लिए, वॉशिंग के लिए, सोने के लिए। और इसके साथ ही जो लिक्विड शॉप्स थे या फिर अखाड़ास थे, ये खाली जगहों पर आ जाते थे, यानी एक टेम्प्रेरी टाइप का बिल्डिंग बना दिया जाता था जहाँ पर लिक्विड शॉप्स चलने लगते थे या फिर अखाड़ा चलने लगते थे। और इसके साथ ही जो स्ट्रीट्स थे उनको अलग अलग टाइप के लीजर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। एक महिला के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, पार्वती बाई भोर। वो उस समय में उस इलाके में रहा करती थी और उनका कहना था कि उनके चौल के पास, उनके घर के पास 4 चौल थे और 4 चौल में से एक चौल में वो रहा करती थी। और उसके उन चारों चौल के पास एक ओपन स्पेस था जहाँ पर मैजिशियन आते थे, मंकी प्लेयर्स आते थे, एक्रोबेट्स आते थे, जो कि परफॉर्म किया करते थे। और इसके बाद नंदी बुल भी वहाँ पर आया करता था। और वो जो महिला थी वो कड़क लक्ष्मी से काफ़ी डरती थी, क्योंकि उन्हें अपने नेकेड बॉडी के ऊपर काफ़ी कोड़े मारने होते थे इस वजह से। और इसके साथ ही जो चॉल्स थे वो एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर लोग जो थे वो एक दूसरे से न्यूज़ शेयर करते थे, जॉब्स की जानकारी शेयर करते थे, स्ट्राइक्स की जानकारी, राइट्स या डेमोन्स्ट्रेशन की जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। और जो कास्ट या फिर फैमिली ग्रुप के जो लोग होते थे मिल के इलाके में, उनको हेड किया जाता था किसी व्यक्ति बाद जो कि एक विलेज हेडमैन के जैसा ही हो। और कई बार जो जॉबर होता था वही मिल का जो जॉबर होता था वही आसपास के इलाकों का लीडर हुआ करता था। वो डिस्प्यूट्स को सेटल करता था, फूड सप्लाईज ऑर्गेनाइज करता था, या फिर जब लोगों को लोन की ज़रूरत होती थी या फिर क्रेडिट की ज़रूरत होती थी तो उसका भी जुगाड़ वही किया करता था। और वो एक जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होते थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर, वो भी लोगों तक वही पहुँचाया करता था। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको जान लेनी चाहिए कि ये सब तो अभी हमने
हमने जनरल की बात की, लेकिन अब हम बात करते हैं वैसे लोगों की जो कि डिप्रेस्ड क्लास से आते थे या फिर लोअर क्लासेस से आते थे। तो वैसे लोग जो कि लोअर क्लासेस से आते थे उनके लिए घर ढूंढना या फिर अपने रहने के लिए कोई व्यवस्था करना वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको अपना ज़्यादातर चौल से बाहर रखा जाता था और उन्हें मेनली रहना पड़ता था शेल्टर्स में जो कि करूगेटेड शीट से बने होते थे या फिर पत्तों से बनते थे या फिर बॉम्बू पॉल से बनते थे। तो देखिए जो टाउन प्लानिंग था लंदन में वो आखिर किस वजह से हुआ, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न था कि वो कहीं सोशल रिवॉल्यूशन ना हो जाए, विद्रोह ना हो जाए, इस वजह से। लेकिन बॉम्बे का जो प्लानिंग शुरू हुआ वो एक तरीके से जो प्लेग था उसकी डर से हुआ कि कहीं प्लेग ना फैल जाए या फिर किसी और तरह की महामारी ना फैल जाए, इस तरीके से। तो इस वजह से जो सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को इस्टेब्लिश किया गया 1898 में, ताकि सिटी को डेवलप किया जाए और शहर को साफ़ किया जाए और जो पुअर होम्स थे उनको सिटी सेंटर से हटाया जाए। और 1918 तक जो ट्रस्ट स्कीम था उसने करीब 64,000 लोगों को उनके घरों से निकाल दिया और दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन उनमें से सिर्फ 14,000 लोगों को दूसरी जगहों पर घर प्रोवाइड किया गया। और 1918 में एक रेंट एक्ट पास किया गया ताकि रेंट के ऊपर कंट्रोल रखा जा सके, रेंट को रीजनेबल रखा जा सके। लेकिन इसका अच्छा इम्पैक्ट होने के बजाय इसका बुरा इम्पैक्ट ये हो गया कि बहुत सारे जो लोग थे जो कि अपने घरों को रेंट पर देते थे या फिर अपनी ज़मीन को रेंट पर देते थे, उन्होंने अपने जो घर थे उनको मार्केट से वापस ले लिया, घर देने से लोगों को मना कर दिया। तो देखिए जो एक्सपेंशन था शहर का, यानी अगर शहर में लोग आ रहे हैं, नए लोग आकर रह रहे हैं, बस रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस वजह से शहर का एक्सपेंशन होगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, काम के लिए जगह चाहिए, कहीं जाने के लिए जगह चाहिए, तो शहर का एक्सपेंशन होगा उस वजह से। तो एक्सपेंशन जो था शहर का वो एक तरीके से काफ़ी प्रॉब्लम था, क्योंकि जो शहर था बॉम्बे वो एक तरीके से वहाँ पर ज़मीन की बहुत ही ज़्यादा कमी थी और इसका एक ज़रिया था ज़मीन को बढ़ाने का कि बॉम्बे को डेवलप किया जाए रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स के जरिए। रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स क्या थे? रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स सिंपली है कि वैसे इलाके जहाँ पर पानी से जो डूबे हुए हैं या फिर पानी में डूबे हों वैसे इलाकों को मिट्टी भरकर या कुछ और भरकर ऊपर किया जाए और उसको यूज लायक बनाया जाए। तो इसके बाद टॉपिक नंबर हम पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 4.4 है, इसका नाम है लैंड रिक्लेमेशन इन बॉम्बे। तो देखिए आपको क्या ये पता है, आपको शायद नहीं पता होगा कि जो बॉम्बे था वो ऐसा नहीं था कि वो एक आइलैंड हुआ करता था, वो शुरुआत में 7 आइलैंड था और उनको धीरे धीरे जोड़ा गया था एक लैंडमास के रूप में काफ़ी लंबे समय में। जो इसका सबसे शुरुआती प्रोजेक्ट था वो 1784 में शुरू हुआ था, जब बॉम्बे के गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने एक बिल्डिंग एक अप्रूव किया था प्रोजेक्ट जिसमें ग्रेट सी वॉल बनाया जाना था, जो कि एक तरीके से फ्लड को रोकता, जो लो लाइंग इलाके थे, नीचे के इलाके थे बॉम्बे के, उनको फ्लड से बचाता। और उस समय से ऐसा नहीं है कि 1 या 2 प्रोजेक्ट किए गए, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए गए जिनसे एक तरीके से ज़मीन को समुद्र से बाहर निकाला गया और यूज लायक बनाया गया। और इसके साथ ही जो कमर्शियल स्पेस के जो मिड 19th सेंचुरी में ज़रूरत थी उसके वजह से बहुत सारे प्लान्स बनाए गए गवर्नमेंट द्वारा भी और प्राइवेट कंपनीज द्वारा भी। और रिक्लेमेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिक्लेमेशन करने के लिए ये सभी काम किए गए थे। और जो प्राइवेट कंपनीज थे वो ज़्यादा एक तरीके से इंटरेस्टेड थे फाइनेंशियल रिस्क लेने में। और 1864 में ब्लैक बे रिक्लेमेशन कंपनी जो थी उसे अधिकार मिला कि वो वेस्टर्न फोरशोर जो है मालाबार से लेकर कोलाबा तक उसको रिक्लेम करे, यानी उसको भराई करके उसको यूज़ के लायक बनाए। और 1870s तक ज़्यादातर जो प्राइवेट कंपनीज थी जो इस तरीके के प्रोजेक्ट में काम कर रही थी वो बंद हो गई, क्योंकि कॉस्ट जो था इस चीज़ का वो बहुत ही हाई था। और इस समय तक जो सिटी था उसका एरिया जो था वो एक्सपेंड हो चुका था 22 स्क्वायर माइल्स तक। और जैसे जैसे जो पॉपुलेशन था वो बढ़ता गया और 20th सेंचुरी में जो अवेलेबल एरिया था मुंबई में वो एक तरीके से वो काफ़ी कम हो गया। और इसके साथ ही नए इलाकों को रिक्लेम किया गया सी से। और एक सक्सेसफुल रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट जो था उसको कंप्लीट किया गया था बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट द्वारा, जिसने एक ड्राई डॉक बनाया 1914 से 1918 के बीच में। और उसने
एक्सकेवेटेड जो अर्थ था उसको यूज़ किया 22 एकड़ बेलार्ड स्टेट बनाने के लिए। और इसके साथ ही जो फेमस मरीन ड्राइव है बॉम्बे, उसको इसी तरीके से डेवलप किया गया था। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 4.5, जिसका नाम है बॉम्बे एज अ सिटी ऑफ ड्रीम, द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड कल्चर। तो देखिए यहाँ पर सिंपली बात यह है कि अगर कोई बॉम्बे की बात करे और फिल्म इंडस्ट्री की बात ना करे तो ये एक तरीके से सही नहीं होगा। तो देखिए बॉम्बे में हम सभी जानते हैं कि काफ़ी ओवर क्राउडिंग थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और लिविंग कंडीशन जो था वो काफ़ी ख़राब हो गया था। हमने ऊपर इसके बारे में काफ़ी पढ़ लिया। लेकिन इसके बावजूद जो बॉम्बे है वो एक तरीके से मायापुरी के रूप में दिखती है, एक सिटी ऑफ ड्रीम्स के रूप में दिखती है लोगों के मन में। ऐसा नहीं है कि वो उस समय दिखती थी, आज भी दिखती है। और बहुत सारे जो बॉम्बे के फिल्म्स हैं वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं कि नए लोग जो हैं वो शहर में आते हैं और उनका जो रियल प्रेशर है लाइफ से या फिर जो रियल सिचुएशन है बॉम्बे से, उसके साथ इनकाउंटर होता है और इसी चीज़ के ऊपर पूरी फिल्म बेस्ड होती है। कुछ जो पॉपुलर सॉन्ग हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के, वो एक तरीके से बॉम्बे के जो सिचुएशन है वो कंट्राडिक्टरी सिचुएशन है उसको बताते हैं। और एक फिल्म थी CID 1956 में, जहाँ पर एक हीरो गाता है, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा बच के जरा हट के जरा बच के, यह है बॉम्बे मेरी जान। तो ये तो गाना आपने सुना ही होगा। तो और इसके साथ ही एक दूसरा गाना है गेस्ट हाउस का 1959 में, जिसका जूता उसके सर, दिल है छोटा बड़ा शहर, अरे वाह तेरी मुंबई। तो ये सभी गाने आपने सुने होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब बात करते हैं कि आखिर जो बॉम्बे का जो फिल्म इंडस्ट्री है वो आखिर उसका पहला अपीयरेंस कब आया, यानी उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो जो हरीशचंद्र शकर्म भाटवाड़ेकर, इन्होंने पहला एक रेसलिंग मैच को शूट किया था बॉम्बे हैंगिंग गार्डन में, और ये इंडिया का पहला मूवी था 1896 में। और इसके कुछ सालों बाद दादा साहेब फाल्के थे, उन्होंने राजा हरिश्चंद्र 1913 में मूवी बनाई। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं था कि कुछ नया इवेंट हुआ, उसके बाद जो सिलसिला चल पड़ा वो आगे तक चलता रहा और आज भी चल रहा है। और 1925 तक बॉम्बे जो था वो इंडिया का फिल्म कैपिटल बन चुका था, जहां से फिल्म प्रोड्यूस किए जाते थे नेशनल ऑडियंसेस के लिए। और जो पैसा इन्वेस्ट किया गया था इंडियन फिल्म्स में वो करीब आपका करीब 756 मिलियन था, ये करीब आपका 75 करोड़ रुपए थे। और 1987 तक जो फिल्म इंडस्ट्री था उसने करीब 5,20,000 लोगों को जॉब्स दिए थे, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में 5,20,000 लोग जॉब करते थे। और ज़्यादातर जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग थे वो खुद माइग्रेंट्स थे, और ये लोग मेनली आए थे लाहौर से, कलकत्ता से, मद्रास से, और एक तरीके से नेशनल कैरेक्टर के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री को अपना योगदान दिया था। और वैसे लोग जो कि लाहौर या फिर उस समय के पंजाब से आए थे वो स्पेशली इम्पॉर्टेंट थे डेवलपमेंट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। ज़्यादातर जो फेमस राइटर्स थे जैसे इस्मत चौगटाई, सादत हसन मंटो, और ये हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए थे। तो देखिए जो बॉम्बे फिल्म जो है, बॉम्बे के जो फिल्म्स हैं उसने बहुत बड़ी रूप में एक तरीके से कंट्रीब्यूट किया है एक इमेज पोर्ट्रे करने में या फिर दिखाने में, एक सिटी के रूप में जहाँ पर जो कि है ड्रीम्स और रियलिटी को एक तरीके से पूरा करती है, जहाँ पर स्लम्स भी हैं और स्टार बंगलो भी है। इस तरीके के जो इमेज हमारे दिमागों में आते हैं, तो उसका मेन रीज़न जो है वो क्या है, उसका मेन रीज़न फिल्म इंडस्ट्री है जो कि बॉम्बे में इस्टेब्लिश्ड है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये बॉक्स 2 जो है इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये सिंगापुर का एग्जांपल है कि किस तरीके से सिंगापुर डेवलप हुआ था। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी कि कोई राज्य या फिर कोई देश या फिर कोई सिटी कितनी जल्दी डेवलप कर सकता है। तो ये देखिए यह है टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।